सबसे पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा फतेहाबाद की संगत और खासकर हीना आंटी के लिए कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आपके साथ सत्संग करने का अवसर दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। शिव अंकल के सत्संग तो मैंने कई बार सुनी है, काफी कुछ सुना है, पर आज भी क्या इन्होंने सत्संग किया है। मेरा सत्संग उनके तो मेरे और उनके सत्संग में तो जमीन आसमान का फर्क होगा। मेरा तो वो है, मैं तो उनमें से हूँ जो बस यहाँ लेने आती हैं गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने, और वो आती है। लेट मी स्टार्ट के मैं गुरुजी के पास कब, क्यों और कैसे गया था। आज से कोई 23 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मुझे जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे कहते भी ना, चलो भाई ऐसे गुरुजी हैं वो बहुत कुछ दे देते हैं, मैं कहता नहीं भैया, ना मुझे किसी चीज की जरूरत है, ना मेरे पास टाइम है। मेरी लाइफ एकदम सेट थी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर था, काफी अच्छी पोस्ट होती है। मेरी आंटी यानी मेरी वाइफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर, 2 बेटे दोनों इंजीनियर, सॉरी एक इंजीनियर वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, दूसरा बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था, एक बेटी हैप्पीली मैरिड वेल सेटल्ड। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे कहते भी ना, चलो भाई ऐसे गुरुजी हैं बहुत दे देते, मैं कहता नहीं भैया, ना मुझे किसी चीज की जरूरत है, ना मेरे पास टाइम है। मेरी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से मेरे को आए दिन डिनर्स, बैंक्वेट्स, 5 स्टार होटल्स की इनविटेशन रहती थी। अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि मेरी पूरी जिंदगी उजड़ गई। पता चला बड़े बेटे को एकदम हेल हार्टी था, कभी उसने क्रोसिन भी नहीं ली थी। पता चला उसको कैंसर है, और वो भी ऐसा कैंसर जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। हमने उसकी बायोप्सी यहाँ दिल्ली में एम्स में करवाई, अमेरिका में भी करवाई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में भी, जो कि इंडिया का सबसे पुराना और आज भी सबसे बढ़िया कैंसर का अस्पताल है। हमें हर जगह से जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने यहाँ तक कहता कुछ मत करो, ये कैंसर तो 2-3 साल के बच्चे को होता है, इसको पता नहीं कैसे 24 साल की उम्र में हुआ है, इसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाओ। इनफैक्ट वार्न किया कुछ मत करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा होता, ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, उसके साथ आप भुगतेंगे। अकलमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। आप समझ सकते हैं 24 साल के बेटे को भुलाना इतना आसान नहीं होता। कहाँ इतनी बढ़िया जिंदगी जा रही थी, कहाँ हम एकदम लाचार हो गए, समझ नहीं आए क्या करें। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमने अपनी शरण में बुला लिया। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस दरबार में पहली बार हो या 10वीं बार या 50वीं बार, आप तभी आ सकती हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता। मेरी आंटी के किसी कलीग ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, अच्छा होगा आप उनकी शरण में जाओ। और सच माने, मैं इंजीनियर, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे इंजीनियर। आपको पता है साइंस के स्टूडेंट्स कैसे होती हैं, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। हमने कहा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या। पर हम इतने लाचार थे, इतने मजबूर थे, कोई और द्वार नहीं दिख रहा था जहां हम जा सकें। सिर्फ इसलिए हम मजबूर होकर गुरुजी की शरण में गए। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, 2 अक्षर, कल्याण कीता, जैसे अभी अपने अंकल ने बताया कल्याण कीता। और उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर दंग रह गए, कहते ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है, ये कैसे हुआ?
हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। ऑफ कोर्स कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि बेटे की शादी हो। हमने अपना पूरा दम लगा लिया, कहीं बात नहीं बनी। बहुत प्रपोजल्स आए, अच्छे अच्छे प्रपोजल्स, सब बातें बढ़िया। एंड में जब हम उनको बता के भाई देखो आज ये गुरुजी की कृपा से ठीक है, पर इसको कैंसर हो चुका है। अच्छा जी राम राम। फिर वो हमें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते। गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, रिजल्ट जीरो। आखिर एक दिन जब फिर उन्होंने मेरी आंटी को बोला और मुंडे का ब्याह कर ले, कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए। तो तब तक हम समझ गए थे ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरुजी कहते हैं ठीक है तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। हमने कहा गुरुजी पंजाबी लड़कियों की तो हमारे पास प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी, क्या करें एक ऐड दे दें न्यूज़पेपर में? नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, यहाँ दिल्ली में लोधी रोड पे एक सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10-12 ऑफिसेज हैं, ये उनमें से एक में काम करता है। एक दिन ये कैंटीन में बैठा था तो उसी की ऑफिस की कोई लड़की इसके पास आई, किसी बहाने से इससे बातचीत शुरू की और सोन इनफ कहती है पहली मुलाकात में, कहती है मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहती हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। अब गुरुजी की लीला देखिए, उस लड़की का अपना मामा कैंसर में मर चुका था, उसको पता था इसको कल परसों फिर कैंसर होने का काफी खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम तक नहीं सुना था, मिलना तो दूर रहा। आए प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने कहा भाई देखो हमारी तरफ से तो सब ठीक है, पर जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन हमारे गुरुजी लेंगे। उनको कोई चॉइस तो था नहीं। कहते ठीक है आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया गुरुजी ये प्रपोजल आया है, कहते हाँ कर लो क्या। और गुरुजी की कृपा से उस लड़की के साथ इसकी शादी हो गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा अपनी फैमिली बढ़ाई जाए। पता चला लड़की को माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और मल्टीपल सिस्ट्स इन ओवरीज हैं। डॉक्टर्स कहते हैं इसके मॉम बनने के चांसेस सिर्फ 25% है, और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट कंसल्ट किए, सब कहते हैं अपना बच्चा भूल जाओ, कोई चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। 31 दिसंबर 2005 गुरुजी न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में। वो अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे जो आज सेवादार आपको देते हैं। जब मेरी बहू को प्रसाद दी, प्रसाद कुछ भी हो, जैसे अभी अंकल ने बताया जल प्रसाद हो चाहे प्रसाद हो कुछ हो फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी बहू को प्रसाद दिया उस दिन मोतीचूर के लड्डू थे, बोले ले तेनू दवाई देती। उसी महीने जनवरी में उसने कंसीव किया। अभी कुछ दिन बीते होंगे, माइंड यू दिन, नॉट इवन हफ्ते। संगत से कोई अनजान आंटी आके उसको कहती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। और गुरुजी के सपने नहीं होते में साल का वन ऑफ दी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब गुरुजी की फिर लीला देखिए। फॉर द फर्स्ट टाइम, और जितना मुझे पता है अभी तक ओनली टाइम, ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया अरे यहाँ तो हजारों लोग होंगे, हर एक चाहेगा मैं गुरुजी की आरती करूं, हम इनको हाँ बोले इनको ना बोले, चलो लॉटरी डालते हैं। जब उन्होंने लॉटरी डाली, बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है, पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, हम का टेंशन करेंगे। जब लॉटरी डाल रहे थे मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला।
और जो गुरुजी की मर्जी, मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे भाई कहाँ हो तुम, जल्दी पहुंचो, यू आर वन ऑफ दी लकी वंस जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहती है मुझ में बिस्तरे से उठने की शक्ति नहीं थी, सारा दिन बिस्तरे पे पड़ी थी। पहली बार वो उठी, तैयार हुई, वो गाजियाबाद में रहते थे, वहां से 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद बड़े मंदिर पहुंची, आरती की और 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद वापस घर पहुंची। बहू बेटा कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहे कि तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ एकदम बेड रेस्ट लो और तुम 90 किलोमीटर ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन नहीं तो और क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है बच्चों का वो जो प्लेसेंटा होता है वो माँ से अलग हो चुका है, अब तो बच्चों को ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन, अब तो भूल जाओ उस प्रेगनेंसी को, सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पर गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। प्रेगनेंसी चल रही है, हाँ बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कम हो गया, पर प्रेगनेंसी चल रही है। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने ना ही पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है, बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के बच्चे जिंदा हैं, प्रेगनेंसी चल रही है। वो 22 अक्टूबर को ड्यू थी, गुरुजी ने एग्जैक्ट डेट पहले बता दी, 21 सितंबर, एक महीना एक दिन पहले, और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे ओम। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम हैं। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जब तुम मांगना तो छोड़िए, हमने गुरुजी को कभी बताया नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ मेहर कीजिए। वो जानी जान, वो तो मेरे मन की हर बात, मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं, मैं उन्हें क्या बताऊंगा। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कभी देखे है, कभी सुनिया है कैंसर वाले बंदे को बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। ये हैं हमारे गुरुजी। अब मैं आपको कुछ अपनी बेटी का, अभी अंकल ने आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों के साथ आपके साथ हूं, ना आपको पता है ना मुझे पता है, वो सिर्फ गुरुजी को पता है। मैं आपको अपनी बेटी का बताता हूं, और ये जो सत्संग अभी बताता हूं, ये हमने इस जन्म में गुरुजी के यहाँ आना शुरू किया, उससे पहले का है। उसकी बेटी जब, यानी मेरी दोती जब 15 दिन की थी, उसको डबल निमोनिया हुआ, आईसीयू में एडमिट हुई। आईसीयू में आपको पता है किसी को जाने नहीं देते, डॉक्टर्स नर्सेस देखते हैं उनको जो देखना होता है। गुरुजी ने मेरी आंटी के मन में डाला कि तू जाके अपनी दोती को तो देख। वो गई देखने, देखा उसका हार्ट फेल हो रहा है। इमीडिएटली उसने डॉक्टर्स नर्सेस को बुलाया कि अरे भाई इसका तो हार्ट फेल हो रहा है। वो भागते हुए, अरे हाँ सचमुच इसका तो हार्ट फेल हो रहा है। और उनको जो करना था उन्होंने नहीं किया, और गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ दे दी। जब वो 9th, 10th और 11th में थी, तीनों साल, मिड सेशन में उसके पापा का ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर ऐसा कि उसका पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। उसने इंजीनियरिंग करना चाहिए थी, तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ले रखा था। जब 12th में आई, कहती है मेरी पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब हो गई है, आई कांट कोप अप, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दूंगी, मैं मैथ्स और ह्यूमैनिटीज ले लूंगी। आपको पता है 12वीं में कभी आपको सब्जेक्ट नहीं चेंज करने देते, या आप 11वीं में करो या फिर 12वीं के बाद। फिर भी उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया,
इमीडिएटली प्रिंसिपल मान गई और इसको मैथ्स और ह्यूमैनिटीज ले लिया, और गुरुजी की कृपा से उसने 12वीं पास कर ली विद गुड मार्क्स। अब इंजीनियरिंग तो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री थी नहीं उसके पास। इसने सोचा मैं आर्किटेक्चर करती हूँ। इसने आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई किया। आर्किटेक्चर के लिए भी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी होती हैं। इसने अप्लाई किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज किया कि नहीं, आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं है, मैथ्स और ह्यूमैनिटीज चलेगा। इसने के अप्लाई करने के बाद ये यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया और इसको एडमिशन मिल गई। जैसे ही इसको एडमिशन मिली, यूनिवर्सिटी ने फिर रूल चेंज किया, नहीं, इस सब्जेक्ट के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है। पर इसकी तो एडमिशन हो चुकी थी। जो नहीं जानता गुरुजी के बारे में उसको आप बताओ, ऐसा हुआ कह रहा है तुम पागल हो या मुझे पागल कह रहे हो, ऐसा कैसे होगा? पर ये होता है यहाँ पर। अच्छा, वो गई इंटरव्यू में, वहां पर कोई इंग्लैंड से एक्सपर्ट आया हुआ था, ब्रिटिश एक्सपर्ट। वो इसका प्रोजेक्ट देख के कहते तुम आर्किटेक्चर के लिए क्यों जा रही हो? तुम्हें तो इंटीरियर डिजाइन के लिए ज्यादा एप्टीट्यूड है। कहती तुम इंटीरियर डिजाइन क्यों नहीं ले लेती? कहते उसके लिए तो मैंने अप्लाई नहीं किया। कहता कोई बात नहीं, आपको एडमिशन दे देते हैं, बाद में अप्लाई कर लेना। उसका पहले एडमिशन हुआ, उसके बाद उसने अप्लाई किया। फिर उसने देखा रे जो मेरी अच्छी फ्रेंड्स है ना, सब इस सेक्शन में, और मुझे प्रिंसिपल ने इस सेक्शन में डाल दिया है। इसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया, प्लीज मैडम मुझे भी इस सेक्शन में डाल दीजिए। कहती है यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है, अगर हम एक एक बच्चे का यूं सेक्शन चेंज करने लगे ना, यहाँ किसी बच्चे के रिक्वेस्ट पे सेक्शन नहीं चेंज करते। शाम को प्रिंसिपल इसको घर पे फोन कर दिया, बेटा आपने जो सेक्शन मांगा था मैं दे रही हूँ, पर किसी फ्रेंड को मत बताना, कहना उन्होंने खुद ही मेरा सेक्शन चेंज कर दिया, मैं क्या करूं। अब मैं आपको लगभग 4 साल पहले का इंसिडेंट बताता हूँ उसका। इंसिडेंटली उसके बाद उसने भी इंटीरियर डिजाइन में कंप्लीट कर दिया और आज वो नौकरी कर रही है। मैं उसका 4 साल पहले का इंसिडेंट बताता हूँ। जनवरी 2017 उसने कोई 4-5 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। चंडीगढ़ जा रही थी शादी अटेंड करने अपनी कजिन की। गाड़ी वो चला रही थी, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे एक मल्टीपल एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी को दूसरे ने पीछे से ठोका और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल फोर्स से उसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर टो करवा के लानी पड़ी। इतना जल्दी हुआ, किसी को गुरुजी बचाओ या जय गुरुजी कहने का अवसर ही नहीं मिला, इतना सडनली हुआ। पर गुरुजी तो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। अगर आप याद कर सकिए तो उनको याद करो, पर अगर आप नहीं भी उनको याद करते ना, गुरुजी हमेशा आपके अंग संग रहते हैं। किसी आंटी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरा हाथ छोड़ तो नहीं दोगे? गुरुजी कहते मुझे तो ये चॉइस ही नहीं है, आप जब चाहो मेरा हाथ छोड़ सकती हो, पर मैंने एक बार हाथ पकड़ा, मैं कभी हाथ नहीं छोड़ता। ये है हमारे गुरुजी। आई डोंट नो, मैंने इस जन्म में तो कम से कम कोई इतना ऐसा अच्छा काम नहीं किया टू डिजर्व ए गुरु लाइक हिम। ये सिर्फ उनकी मेहर है कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को अपनी शरण में बुलाया है और यूं ब्लेसिंग्स देते जा रहे हैं। इतना दिया है मैं याद नहीं रख सकता और आपको बता नहीं सकता। आप जब चाहो मेरा हाथ छोड़ सकती हो, पर मैंने एक बार हाथ पकड़ लिया, मैं कभी हाथ नहीं छोड़ता।
मुझे और मेरे परिवार को उन्होंने क्या दिया है, इतना ज्यादा दिया है आप सोच नहीं सकते। मुझे उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है, पता नहीं कितनी बार, जिसमें से एक बार तो मैं मर गया था। एम्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था, गुरुजी ने जिंदा कर लिया, कौन सी बड़ी बात है। मेरी आंटी को 2-3 बार न्यू लाइफ दी है। बड़े बेटे का अभी मैंने आपको सुनाया, छोटे बेटे को भी बर्थ फॉर गुरुजी's मेहर, मैं मेरी आंटी दोनों बेटे बेटी सब कब के खत्म हो गए होते। हर एक को गुरुजी ने इतनी बार न्यू लाइफ दिया, मोर देन वंस। आज अगर आप मेरा हॉरोस्कोप किसी अच्छे पंडित को दिखाओगे, वो आप पे गर्म हो जाएगा, कहेगा मेरे से मुखल कर रहे हो, ये आदमी तो पता नहीं कब कब मर चुका है। पर मैं गुरुजी की मेहर से वो हूं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली में रहता था। मैं गुड़गांव कैसे आया, मकान का बताता हूं। मैं दिल्ली में रहता था, चाणक्यपुरी में मुझे बढ़िया गवर्नमेंट का फ्लैट मिला हुआ था। पता था रिटायर करेंगे वो छोड़ना पड़ेगा। मैं पोस्ट तो काफी अच्छी पे था, पर गवर्नमेंट में सैलरीज बहुत कम होती हैं। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक द्वारका में एक 3 बेडरूम फ्लैट ले रखा था। मैंने रिटायर किया, मेरी आंटी ने उससे 1 साल बाद रिटायर किया, तो वो 1 साल उसको आर.के. पुरम में फ्लैट मिला। पता था वो भी छोड़ना पड़ेगा, उसने भी रिटायर किया। रिटायर करने के 8 महीने बाद तक आप फ्लैट रख सकते हो। एक दिन गुरुजी खुद मेरे से पूछते हैं, मैंने कुछ नहीं बताया, खुद पूछते हैं तू अब कहाँ जाने की सोच रहा है। मैंने कहा गुरुजी द्वारका में फ्लैट लेके रखा। नहीं द्वारका नहीं, तुम आप 500 गज का प्लॉट लेके गुड़गांव में अपना फ्लैट बनाओ, अपना मकान बनाओ। मैं तो सुन के ठंडा हो गया। मैंने कहा 500 गज का प्लॉट लेके और बनाऊं, मेरी हैसियत कहाँ है। ना मेरे पास इतने पैसे थे, ना मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ थी। पर गुरुजी की जो पर्सनैलिटी थी ना, आप उनसे बहस नहीं कर सकते। सुन के मैं आ गया। रास्ते में मेरी आंटी और मैंने डिस्कस किया। एक तो उन दोनों गुरुओं का इतना नाम नहीं था, ऑलमोस्ट गांव की तरह था, छोटा सा। मैं पाकिस्तान से हूँ ओरिजिनली। मैंने कहा 50 साल से ज्यादा हम दिल्ली में रहे हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया में, अब वो छोड़ के एक छोटे से गांव में आ जाए। नहीं, ये बात हम दोनों को नहीं जची। पर गुरुजी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। अगली बार गुरुजी के यहाँ गए, गुरुजी खुद कहते हैं अच्छा छोड़ो गुरुगांव को, तुम ऐसा करो ग्रेटर कैलाश में कोई फ्लैट ले लो। दोनों बड़े खुशी, हाँ जी ये अच्छी बात है। वहां पर देखना शुरू किया तो जो अपनी हैसियत थी, वो जो बिल्डर्स करती है ना, एक पुराना मकान किसी का खरीद के तोड़ के उसमें 12 या 16 बनवा लिए, उसमें से हमने कहा एक अफोर्ड कर सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये अगर मैंने गाड़ी रखी तो बेटे की गाड़ी रखने की जगह नहीं होगी। हमने कहा नहीं ये तो नहीं चलता। अच्छा, फिर हमने सोचा कि भाई दोनों बूढ़े हैं, रिटायर कर चुकी हैं, बच्चों को आजकल पता नहीं कि हमारे साथ रहती हैं या अलग रहती हैं नौकरी वोकरी की वजह से, किसी सोसाइटी में रहे ना तो सिक्योरिटी के ख्याल से वो बेटर होगा। पर गुरुजी को कुछ नहीं बोले। अगली बार गए गुरुजी के यहाँ, जो रेगुलर हर वीक, तब तक एम्पायर स्टेट में रूल था आप हफ्ते में 1 दिन आ सकते हो। अगले फ्राइडे को हम गए। गुरु कहते हैं अच्छा छोड़ो ग्रेटर कैलाश को, तुम यहाँ पर MG रोड पे एक हेरिटेज सोसाइटी है, वो बहुत अच्छी सोसाइटी है, वहां पर ले लो। दोनों बड़े खुश हुए, हाँ जी ये अच्छा है। अच्छा गुरुजी ने कहा है। वहां देखने गए तो देखा जी 1 फ्लैट हम ले सकते हैं, उसके बाद मेरे पास फर्नीचर लेने का भी पैसा नहीं बचेगा। फिर हमने भी सोचा और दोस्तों रिश्तेदारों ने भी कहा अरे तुम कर क्या रहे हो, सारी जिंदगी की कमाई पूंजी तुम एक फ्लैट पे लगा लोगे, ना जमीन तुम्हारी ना छत तुम्हारी, तुम कर क्या रहे हो। हमने भी सोचा हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं। अगली बार गए गुरुजी के यहाँ, गुरुजी कहते नहीं अच्छा छोड़ो उसको, तुम ऐसा करो अपना प्लॉट लेके बनवा लो जो पहले कहा था उन्होंने। तब मैंने एक ब्लंडर कर लिया। मैंने रियलाइज नहीं किया कि गुरुजी जब कह रहे हैं तो फाइनेंसेस भी वही अरेंज करते हैं। मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी थोड़ा छोटा प्लॉट ले ले। अच्छा ठीक है 360 गज का ले लो।
हमने जनाब और एरिया भी बताई कहाँ पर ले लो। हमने वो देखने शुरू किए, एक पसंद आया प्लाट, उसका बयाना दे दिया। शाम को कागज़ लेके बड़े खुश होकर गए गुरुजी से प्लेस करवाने। मैं वहाँ पहुँचा, मैं मुंह खोलूं या गुरुजी को माथा टेकूं, उससे पहले गुरुजी कहते हैं ओ सुटे नो फ्रॉड पार्टी है। बाद में हमें पता चला कि उस प्लाट का रियल ओनर अमेरिका में बैठा हुआ था और कोई मुझे बेवकूफ बना रहा था। और इनकी कृपा से ऐसी फ्रॉड पार्टी से मुझे बयाना तक वापस मिल गया। फिर हमने और देखने शुरू किए, एक प्लाट पसंद आया, गुरुजी को बताया, गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ ले ले। वो हमने ले लिया। फिर मेरे पास तो आधी फ्लोर बनाने के भी पैसे नहीं थे। हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, नक्शा तो 3 फ्लोर का पास करवा लेते हैं, देखा जाएगा जितना हो कर सके। नक्शा पास करवा लिया, कंस्ट्रक्शन किसी तरह शुरू किया। एक दिन गुरुजी पूछते हैं तू पहले कहाँ रहता था? मैंने कहा जी गुरुजी देवनगर में। नहीं उससे पहले। मैंने कहा जी पटेल नगर में, दिल्ली में मेरे फादर का मकान था। हम पाकिस्तान से आए थे तो रेफ्यूजी कोटा में पिताजी को वो मिला था। पिताजी की डेथ हुए लगभग 25 साल हो गए थे। माताजी की का देहांत हुए 4-5 साल हो गए थे। हम 8 भाई बहन हैं। 8 में कोई फैसला नहीं हो पा रहा था कि अगर बेचें तो प्रोसीड्स कैसे डिवाइड करेंगे। फिजिकल पोजीशन मेरे एक छोटे भाई के हाथ में था। वो कहता था तुम ये बेचने की बात कर रहे हो, तुम इसमें पैर तो रख के दिखा दो। वो ऐसा हीरो था। पर जो गुरुजी ने मेरे से सिर्फ इतना पूछा ना तो पहले कहाँ रहते थे, उन्होंने उस मकान को ब्लेस कर दिया। सोन इनफ सब भाई बहनों में एग्रीमेंट हो गया, वो मकान को बेच दिया और उससे पैसे आते गए और मेरे मकान बनना शुरू हो गया। फिर भी इनफ नहीं था मुझे 3 फ्लोर्स बनाने के लिए। वो पैसे भी सारे लग गए। धीरे धीरे करके मेरी सारी जितनी फिक्स डिपॉजिट थी वो थी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, ग्रेच्युटी सब खत्म हो गए। उस बैंक में मैं जिस ऑफिस में काम करता था दिल्ली में, उसी बिल्डिंग में नीचे इंडियन ओवरसीज बैंक थी, नेशनलाइज बैंक। एक दिन वो मैनेजर मुझे, मेरा वहाँ 25-30 साल से अकाउंट था। एक दिन वो मैनेजर हंस के मुझे बोलता है, जित्रा साहब आप सारे पैसे निकलवा लोगे तो हमारा बैंक कैसे चलेगा? मैंने कहा भैया आज तो मेरी ये हालत है कि मुझे लोन की जरूरत पड़ गई है। कहते हमसे लो ना। मैंने कहा दो। एग्जैक्टली ऐसे बात हुई। उसने मुझे फॉर्म दे दिया, मैंने भर के दे दिया। नेशनलाइज बैंक मैं रिटायर कर चुका था, मेरी आंटी रिटायर कर चुकी थी। ऐसे लोगों को कोई बैंक टच नहीं करता। मैंने उसको फॉर्म भर के दे दिया, नो रनिंग अराउंड, नो चेजिंग, और मुझे मेरा लोन सेंक्शन हो गया। रिजल्ट, जहां मुझे आधी फ्लोर बनाने के पैसे नहीं मुश्किल थे, मेरे 3 फ्लोर्स बन गए। एक पे हम मियाँ बीवी रहती हैं, 3 बाकी 2 फ्लोर्स किराए पे हैं। उनसे वो सारा लोन चुकतू हो गया है। आज मैं 3 फ्लोर्स का मालिक। अच्छा, मैं आपको 1-2 चीजें रिलेटेड बता रहा हूँ। ये 2004 की बात है। उन दिनों गुड़गांव में प्राइसेस काफी बढ़ रहे थे, रोज बढ़ते जा रहे थे। और हमने जो इतनी देर लगा दी ना, लगभग 1 साल लग गया कि पहले हमने ग्रेटर कैलाश का सोचा, फिर एमजी रोड पे सोसाइटी का, फिर ये फिर वो। उस टाइम में प्राइसेस काफी बढ़ गई। शिवंका से जो मेरे गुरुजी के साथ रहे, मैं बचपन के दोस्त, कभी मिल पाऊंगी, बस मैं यही सोचती थी हर पल। एक दिन मैंने जेठा अंकल का ऐसे सत्संग में आना था तो मैंने वो सुना। मुझे लगा भाई गुरुजी ये अंकल कभी मुझे सब मिलेंगे। और मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे गुरु महाराज को अरदास लगाती हूँ। और उसके बाद में आप सब संगत इतनी जुड़ चुकी है, मैं तो मुझे खुद नहीं विश्वास होता कि देखो मेरे गुरु महाराज ने इतने फतेहाबाद में ब्लेस किया। और मुझे नहीं पता, मैं खुद
कह रही हूँ मुझे भी गुरुजी ने चुना होगा। और मैं अपने लिए बताऊंगी पहले कि 2012-13 में मैं बहुत बीमार रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे अंदर इतना सा खाना भी नहीं जाता था और मैं सिर्फ लिक्विड जो है घिया उबला हुआ है, तोरी उबली हुई है, उसमें कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, कोई घी नहीं, मैं वो चीज़ खाती थी उबला हुआ, क्योंकि मेरे अंदर खाना जाते ही मेरे को वॉमिट और लूज मोशन हो जाते थे। मेरे फैमिली मेम्बर मुझे लेकर कभी चंडीगढ़ लेकर जा रहे हैं, कभी लुधियाना जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में लुधियाना गए, DMC में मेरा ट्रीटमेंट चला। वहाँ पर मैं बहुत साल मेरे यानी कितना बुरा है, मेरे डॉक्टर ये कहते हैं कि 99% पे क्रॉस कर दो और 1% इनके लिए है, ये पूरी लाइफ खाना नहीं खा पाएंगे, आप इनको ऐसे ही रखो और जैसे इनकी चल रही है आगे ऊपर वाला जाए। अब जो मेरे दीदी थे, एक हमारे दीदी है MP दीदी, वो गुड़गांव में रहते हैं, उन्होंने मम्मी को फ़ोन किया कि हिना को ना आप बड़े मंदिर लेकर आओ और ये इतना बीमार रहती है ना, तो इसका प्रसाद खाएगी ना तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं भी यही कहती थी, जैसे वो अंकल जी बता रहे कि किसी में हम विश्वास नहीं करते, तो मैं भी ऐसी थी। मैं यही कहती थी कुछ नहीं है, ऐसी सब घोंसलेबाजी है, कुछ नहीं होता, डॉक्टर जो करेगा करेगा, हम कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं सोचती कि दीदी कहते हैं अभी गुरुजी, फिर मेरे मामी कुछ क्षेत्र में रहते हैं, इन्होंने मुझे बोला कि हिना तू ना बड़े मंदिर जा और वहाँ पे ना देखे को प्रसाद खाएंगे ना गुरुजी ठीक कर देंगे। मैं कहा मामी पता नहीं कैसे गुरुजी होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था गुरुजी बैठे हैं या नहीं है, तो लेकिन मैं फिर भी कहती, मैं कहा पता नहीं क्या है, सारे कहते हैं, हो सकता है कि चलो कोई। अब क्या हुआ, एक बारी मेरे को लगा कि मैं दिल्ली हम जाते थे तो मुझे ना हमेशा गुरुजी की गाड़ियाँ दिखती थी, तो वहाँ पे कहती मैं कही दिल्ली में सारे गुरुजी गाड़ियाँ होती हैं, पता नहीं दिल्ली का कोई ये पेट वर्ड हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर मेरे को काफ़ी साल बीत गए, मैं नहीं जा पाई। एक दिन मैं अपने मामा जी के घर, मामी के पास में कुरुक्षेत्र में वहाँ सेमिनार था, तो मैं घर गई और नीली भैया भी मेरे साथ ही थे। तो ये दोनों मिले, क्योंकि हम दोनों एक हमने प्रोडक्ट्स बनवाए थे, तो हम दोनों पार्टनर थे। तो क्या हुआ, तो हम दोनों जब गए तो इधर मामी और नीली अंकल दोनों एक दूसरे को और गुरुजी को देखे और ये गुरुजी की बातें करने लगे, और मैं देख रही हूँ ऐसे ये क्या चीज़ है भाई, गुरुजी मगर गुरुजी तो कोई तो है। और एक बार उससे पहले मैं गई थी जब सीमा मामी के घर, तो उस टाइम में मैं गुरुजी को जानती नहीं थी। तो क्या हुआ, मैं जब इनके घर गई सेमिनार से, तो हाँ वो तो बाद की बात है, पहले की बात बता रही। तो मैं मामी के घर गई तो गुरुजी के ना 2-3 स्वरूप वहाँ पर लगे हुए, और मैंने कभी गुरुजी को देखा नहीं था। तो मैं जब इनके घर गई तो मेरा मामी घर पर नहीं थी, तो इनकी जो बहू थी उन्होंने मुझे वहाँ चेयर दे दी, कहते आप बैठ जाओ। तो मैं सामने देख रही हूँ कि हाय आप ही गुरुजी हो, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं उन्हें देख के आप ही गुरुजी हो। मुझे चक्कर कटवाए जाते, लेकिन मुझे मंदिर नहीं बुलाते। फिर दोबारा मैं नीली अंकल और सीमा आंटी दोनों मिले, इन्होंने गुरुजी की बातें करी, मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर से कि कुछ तो है। लेकिन जब मेरे को नीली अंकल या नील अंकल मुझे बड़े मंदिर लेके गए, उस दिन मेरे अंदर से ही बस लग रहा था कि मैंने कहीं भी कोई काम करना, बड़े मंदिर जाना है। और जब मैं वहाँ गई, सच कह रही हूँ, कुछ और अलग ही था उस टाइम पे। और प्रसाद में भी क्या आया मेरे सामने, भिंडी की सब्जी, काली माँ जो होती है ना, जो दाल है वो, और उसके अंदर मिर्चे, और 4 लोग हम बैठे, ये सब अनिल अंकल अभी सब देख रही हूँ। मैंने कहा हाय ये मैं कैसे खाऊंगी, इसमें तो भिंडी भी है और मिर्चे भी है, और मैंने काली माँ की दाल और ये रोटी, ये तो मेरे अंदर जाती ही नहीं, मैं कैसे खाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता लगा, मैं सोच रही हूँ ये गुरुजी आपने मुझे यहाँ बुला लिया, डॉक्टरों ने तो मुझे ये सब क्रॉस करे हुए आप अंदर जाएगा नहीं, और अंदर से डर रही हूँ मैं कि गुरुजी मैं इसको खाऊंगी तो मेरे को यही वोमिट आ गया या मेरी तबीयत खराब होगी तो मेरा क्या होगा। गुरु महाराज की कृपा, मैं वो भिंडी की सब्जी भी खाई, और मैं सोच रही अंकल ये मिर्च खा ले जो मेरी थाली में बैठे थे, क्योंकि गुरुजी के मंदिर में एक थाली में 4 जनों को लंगर मिलता है।
और मैं मन में सोच रही हूँ गुरु जी ये मिर्च खा ले, ये मेरे अंदर नहीं जाएगी, भिंडी भी मैं पता नहीं कैसे खा रही हूँ, ये रोटी कैसे खा रही हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन गुरु जी ने क्या किया उस दिन मेरे साथ, मैं कह रही थी मिर्चें नहीं, मेरे को मिर्च नहीं खाना, वो तीनों अंकल ने वो मिर्च नहीं खाई। अब वो अंकल मुझे कह रहे आंटी आप खा लो। मैंने कहा अंकल मेरे अंदर तो ये जाएगी नहीं। कहते नहीं आंटी खा लो गुरु जी का नाम। मैंने मिर्च खाई और सब्जी खाई और मेरी आंखों से इतने आंसू बह रहे निकल रहे। मैं कह रही अनिल भैया आज मेरे साथ क्या बनी है। अनिल भैया अंकल थे जो, मैं कहा भैया क्या बनी आज मेरा। कहते कुछ नहीं होता आपको, आप तो देखना। सच कह रहे हैं, घर तक आ गई, फतेहाबाद भी आ गई, मेरे को कोई वॉमिट नहीं आई, मेरे को कोई लूज मोशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो मेरे को कितने कितने दिन 5-10 दिन मेरे ड्रिप पे लगती थी हर टाइम। डॉक्टर भी परेशान हो जाते थे ये क्या है इसको, इतनी ड्रिप लगती थी दोनों हाथों में, कई बार दोनों हाथों में ड्रिप लगाते थे मेरे कि इसको सेट हो जाए, लेकिन सेट नहीं होती थी। और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी की कृपा, आज मेरे आगे जो मर्जी दे दो मैं सब बंदा खा सकती, सब बंदा। वो मेरे गुरु महाराज जानते हैं और गुरु महाराज की ऐसी ऐसी यहाँ लीला हुई भी है। एक अंकल की आंखें नहीं थी, आपने सुना है होगा, यहाँ पर बीच में कृष्ण अंकल खड़े होते, इनकी आंखें चली गई थी और ये इनको जैसे किसी ने बताया, शॉर्टकट में सुनाऊंगी, और इनकी वाइफ को किसी ने बोला कि वहाँ गुरु जी की गद्दी है आप वहाँ चले जाओ। तो इनकी आंटी ने विश्वास नहीं किया, कह रही मैं नहीं जाती, कुछ नहीं होता, मैंने तो इतने पढ़तों को इतने पता नहीं कहाँ पैसा खर्च कर दिया, कोई विश्वास नहीं। लेकिन ये पता नहीं कैसे गुरु जी के पास पहुंची दरबार पे और वहाँ पर ये रो रही है, इतना रो रही। इसको किसी ने कह दिया वहाँ लोटा ब्लेस होता है और लोटा ब्लेस करवा के ले आना, और हीना आंटी होती है वहाँ। अब मेरा काम ऐसा, मुझे कहीं पार्लर के उसमें ज्यादा भी पड़ जाता, मैं चली जाती, पीछे से आई होगी रो रही होगी गुरु जी के आगे, खूब रोई। और इनके हस्बैंड उस दिन अंदर नहीं आए, ये बाहर गाड़ी में बैठे रहे, कहते नहीं हमें कोई विश्वास नहीं है। लेकिन मेरी जो देवरानी कविता उसने बोला कि आंटी आप ऐसे करना, परसों आ जाना, लोटा लेकर चले जाना और उनको आ जाना, आज जल तो पी लो आप। जल और चाय प्रसाद दिया इनको, अंकल अंदर नहीं आए और अंकल को जल प्रसाद बाहर भेज दिया, गर्मी थी। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने 28 दिसंबर को इनकी आंखें वापस दी है। और जब ये 4 लोग इनको पकड़ के चलते थे, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने, मेरे को खुद लगा रहे मेरे गुरु महाराज को डायरेक्ट हरकत, क्योंकि मैं तो गुरु जी की महिमा ऐसे करती थी, मेरे गुरु जी बस, मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता गुरु जी मेरे से क्या करवाते हैं क्या नहीं, वो मेरे गुरु महाराज को मालूम है। मेरे को तो बस ये है कि मेरे गुरु जी है और मेरा कोई नहीं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने महाशिव के दर्शन करवा सकते हैं। जिसमें आपकी किसी देवता की आस्था है उसमें मेरे गुरु महाराज दर्शन करा सकते हैं। आज तक मैंने किसी ने नहीं देखा कि कहीं पे भोग लगाओ, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने भोग लगाया मेरे सामने। मुझे भी नहीं पता था कि गुरु जी की क्या लीला है, मुझे नहीं पता था। मेरे को गुरु महाराज क्या है कि गुरु जी का स्वरूप है, मम्मी दूध पिला देते थे और मुझे नहीं पता था कि गुरु महाराज को चाय पसंद है। एक दिन मैं रसोई में चाय बना रही हूँ और मैं कह रही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी आदत है सुबह उठती चाय बनाऊंगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये करती रहूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता कोई गुरु जी की कोई टेलीपैथी होती है या आवाज आती है, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन मुझे मैं चाय ऐसे डाल रही, मैंने चाय लगा हमारे घर में तो कोई भी नहीं है ऐसा, ये कौन है। फिर मैंने अपने कप में चाय डाली, मैंने चाय पिला, मैंने कहा ये तो मेरे गुरु जी की आवाज है, क्योंकि मैंने सुना हुआ गुरु जी पंजाबी बोलते हैं। मैं पागलों की तरह कभी इधर भागूं मैं तो ये पता भी नहीं था कि रात को नया मिठाई का डब्बा आया है और वो माइक्रो ओवन में पड़ा है, मुझे नहीं पता था। और मैंने कहा है गुरु जी ये क्या, मैंने क्या करा, मैंने डब्बा वो माइक्रो ओवन खोला, उसमें शक्कर पारे और मठिया का डब्बा आया था, वो खोले, मैंने कटोरी में रखा और मेरे को नहीं पता था गुरु जी कैसे भोग लगाते, सच कह रही हूँ। और मैंने क्या करा, वो चाय और शक्कर पारे का प्रसाद गुरु जी की थाली में रखा और मैंने गुरु जी के आगे ऐसे ले जाके रख दिया मंदिर में। और जैसे हमारी आगे भोग लाले ठाकरा असर पीछा नहीं छड़ना ऐसे करते हैं ना, मैं ऐसे गुरु जी के आगे चाय रख के कर्तन कर दिए, जैसे हमारे हम ठाकुर जी को भोग ला, मैं ऐसे कर रही भोग लाले ठाकरा। और इतने में कहते गुरु डिस्टर्ब कर दिया मैं तो
और सच कह रही, मैं डाइनिंग टेबल पे बाहर आकर ऐसे बैठ गई। मैं कहा हाय गुरु जी, मैं सॉरी, मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं। और 10 मिनट हो गया, मैं बैठी रही, जाप मंत्र कर रही और जय गुरु जी करी जा रही हूँ। और इतने में मैं ना मंदिर से वो पर्दा हटाया, मैं वो जब चाय उठाने गई और शक्कर वाले मठिया खाने, तो चाय इतनी की इतनी चाय हुई पड़ी है और शक्कर वाले को इतना इतना भोग लगा पड़ा। मैं बोला भाई ये ऐसा भी होता है, ये सच्ची बात है या झूठी है, मेरी आंखों का धोखा है। बस मैं यही करी जा रही हूँ और मुझे नहीं पता। इतने में मेरे को जैसे कहता ना गुरु जी कोई ना कोई सत्संग में ऐसी बातें किसी संगत से जरूर शुरुआत है। इतने में मेरे को बात जब हुई, उसी में पागलों की तरफ फिरती रही। मैं कहा ये भी होता है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे गुरु महाराज को पता है। और बस यही लीला गुरु जी की है। उस टाइम पे मैं कहती थी मेरे को अकेले को जय गुरु जी करते। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, ऊंच अपार